क्या हमें गणेश महोत्सव मनाना चाहिए या फिर नहीं? क्या आप जानते हैं गणेश महोत्सव को शुरू करने के पीछे छुपी हुई साजिश को? तो गणपति महोत्सव के नाम पर ऐसे आयोजनों की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति महोत्सव शुरू करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह बहुजन के आंदोलन को दबाना था और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के बहुजन मिशन में अड़ंगा लगाने की एक गहरी साजिश छुपी है। आगे इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव शुरू करने के बहाने समाज सुधारों को रोकने की कैसी कैसी कोशिशें की थी। तो ये बात उस समय की है जब भारत 19वीं सदी में जातियों के आधार पर बुरी तरह से बटा हुआ था। समाज में ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, जबकि शूद्र और अतिशूद्र यानी दलित समाज की हालत बेहद खराब थी। महिलाओं और शूद्रों को पशुओं से भी बदतर स्थिति में रखा जाता था। ऐसे कठिन समय में एक चमकता सितारा उभरा, महान समाज सुधारक और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलितों और कमजोर तबकों को एक बेहतर जीवन देने में लगा दिया। फुले जी का मानना था कि हर इंसान बराबर है, फिर चाहे वो इंसान किसी भी जाति का हो। उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन शुरू किया और शूद्रों और अतिशूद्रों को अंधविश्वास से निकालने के लिए 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी और एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया, महिला शिक्षा पर जोर देना। कल्पना कीजिए, एक ऐसे समय में जब लड़कियों को पढ़ना लिखना मना था, फुले जी ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर 1848 में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन फुले जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने समाज में कई क्रांतिकारी बदलाव किए, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया, बिना ब्राह्मण पुरोहितों के शादी को करने की शुरुआत की और बाल विवाह के खिलाफ अभियान भी चलाया। वह हर जगह पोस्टर लगाते और लोगों से बात करते, साथ ही साथ समाज में जागरूकता फैलाते। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए शेल्टर होम भी खोले और दलितों और पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया। महात्मा फुले का यह संघर्ष ब्राह्मणवादी सत्ता को कमजोर कर रहा था। फुले के आंदोलन की गूंज पूरे महाराष्ट्र में फैलने लगी, जिससे ब्राह्मण समाज असहज हो गया। उन्हें डर था कि अगर शूद्र और महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो वे सवाल करने लगेंगे, जिससे उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। ब्राह्मणों ने फुले को डराने धमकाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि उनके घर ढोंडीबा नाम के एक व्यक्ति को भेजा, जिसे फुले की हत्या करने के लिए कहा गया था। लेकिन बाद में ढोंडीबा भी फुले के अनुयायी बन गए। ब्राह्मणों ने उन्हें घर से ही निकलवा दिया और समाज ने उनकी पत्नी सावित्रीबाई पर गोबर फेंका। लेकिन क्या आप जानते हैं, फुले जी ने यहीं पर हार नहीं मानी और फिर धीरे धीरे फुले का प्रभाव सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र और आसपास के सभी जगह दिखाई देने लगा। पुणे के ही नारायणपेट में बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी का हेडक्वार्टर था। बाल गंगाधर तिलक एक कट्टर ब्राह्मणवादी माने जाते थे और यही नहीं, बाल गंगाधर तिलक ज्योतिबा फुले के सबसे बड़े आलोचक थे। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक ने धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को जुटाने की चाल चली। आज भी आप देखते हैं कि लोग धर्म के नाम पर आसानी से खींचे चले आते हैं और 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तिलक ने तब गणेश महोत्सव मनाने की शुरुआत की। तिलक ने लोगों को हिंदू धर्म के नाम पर लामबंद किया और गली मोहल्लों में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाने लगे। इस बारे में महान स्कॉलर गे लोविट अपनी किताब कल्चरल रिवोल्ट इन ए कॉलोनियल सोसाइटी द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया के पेज नंबर 262 और 64 पर लिखती है, तिलक ने धार्मिक भीड़ को अपने राष्ट्रवादी एजेंडे से जोड़ने के लिए गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। इन मेलों में गीत गाने वाले लोग न सिर्फ अंग्रेजों और मुसलमानों का मखौल बनाते थे, बल्कि समाज सुधारकों के बारे में भी उटपटांग बोलते थे। तिलक महात्मा फुले को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अक्सर अपनी अखबार केसरी और मराठा में उनके खिलाफ और उनके संगठन सत्यशोधक समाज के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखते थे। तिलक गणेश महोत्सव के नाम पर जुटने वाली भीड़ को महात्मा फुले और उनके संगठन के खिलाफ भड़काने के लिए खूब भाषण देते थे, पता नहीं क्या क्या बुरी बातें बोलते रहते थे। इस तरह उन्होंने धार्मिक जुलूस का इस्तेमाल अपनी ब्राह्मणवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए किया। तो अब मैं आपको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और बाल गंगाधर तिलक के बीच चलने वाले मतभेदों के बारे में भी बता देता हूँ, कैसे कौन से मसले थे, किन किन मुद्दों पर उन दोनों के बीच में मतभेद था। तिलक जो है वह महात्मा फुले को अपना दुश्मन मानते थे। फुले कहते थे कि जाति व्यवस्था बुरी है। उनका मानना था कि लोगों में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन तिलक जाति व्यवस्था के पक्ष में थे। वे सोचते थे कि जाति ही भारतीय समाज की नींव है। उनका कहना था कि अगर जाति खत्म हो जाएगी तो देश भी टूट जाएगा। फुले जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, वे इसे गलत मानते थे, इसलिए वे इसके खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन तिलक ने फुले को देशद्रोही कहा, क्योंकि वे देश की बुनियाद जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। फुले का कहना था कि ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए
समाज को 4 हिस्सों में बांट दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फुले कहते थे कि जैसे बाल काटना नाई धर्म नहीं बल्कि धंधा है और कपड़े धोना धोबी धर्म नहीं बल्कि धंधा है, ठीक उसी तरह से पूजा पाठ करना ब्राह्मण का धर्म नहीं बल्कि धंधा है। महात्मा फुले ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के दुश्मन थे, जबकि तिलक को जाति व्यवस्था बहुत प्यारी लगती थी। तिलक का मानना था कि हर जाति को अपना पारंपरिक कार्य ही करना चाहिए। महार और मातंग जैसी अछूत जातियों के स्कूलों में प्रवेश का सख्त विरोध किया। उनका कहना था कि केवल उन्हीं जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिन्हें प्रकृति ने इसके योग्य बनाया है, अर्थात उच्च जातियां। तिलक दलित ओबीसी को इस लायक ही नहीं मानते थे कि उन्हें शिक्षा दी जा सके। वो सिर्फ ब्राह्मणों की सत्ता चाहते थे। वे चित्पावन ब्राह्मण जो थे और अपने ब्राह्मणवादी नजरियों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरीके के काम करते थे। पर इसके विपरीत ज्योतिबा फूले कहते थे कि प्राथमिकी शिक्षा हर जाति के बच्चे के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। लेकिन तिलक इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर जाति के बच्चों को इतिहास, भूगोल और गणित पढ़ने की क्या जरूरत है। उनका कहना था कि ये बच्चे अपने पुराने काम ही करें। उनके हिसाब से नई तरह की पढ़ाई सिर्फ ऊंची जाति के लोगों के लिए ठीक है। फूले लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते थे। वे लड़कियों के लिए स्कूल खोलते थे, लेकिन तिलक इसका भी कड़ा विरोध करते थे। उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। वे लड़कियों के स्कूलों के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करके विरोध भी करते थे। डॉक्टर मुख्तियार सिंह ने द प्रिंट में प्रकाशित अपने लेख में लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक ने महिला शिक्षा का कड़े रूप से विरोध किया। परिमाला वराव ने अपने शोध पत्र में तिलक के अखबार मराठा के हवाले से बताया कि विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के कट्टरवादी धड़े ने 1881 से 1920 के बीच बालिका विद्यालयों की स्थापना और सभी समुदायों को शिक्षा देने के प्रयासों का विरोध किया। इस विरोध के चलते महाराष्ट्र की 11 में से 9 नगर पालिकाओं में सभी के लिए शिक्षा के प्रस्ताव को विफल होना पड़ा। कट्टरवादी धड़े ने राष्ट्रवादी शिक्षा की वकालत की, जिसमें धर्मशास्त्रों का अध्ययन और कौशल सिखाने पर जोर दिया गया। तिलक और उनके अनुयायियों का यह तर्क दिया था कि पेशवा शासन के दौरान महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। तिलक के ये विचार उनके अखबार मराठा के 15 मार्च 1885 के अंक में छपे हैं। महिला शिक्षा के विरोध में तिलक का तर्क था कि महिलाएं कमजोर होती है और उनका काम सिर्फ संतान पैदा करने तक सीमित है। उनका मानना था कि आधुनिक शिक्षा से महिलाओं को कष्ट होगा क्योंकि ये उनकी क्षमता से परे है। यानी उस समय महात्मा फुले और तिलक के बीच लगातार वैचारिक संघर्ष चलता रहा। ठीक ऐसा ही मतभेद बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच भी देखने को मिला। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया और गांधी रानाड़े और जिन्ना में विस्तार से लिखा कि तिलक जैसे समाज सुधारकों ने प्रगति में बाधा डाली। अंबेडकर तिलक को महान नायक नहीं मानते थे और बाबा साहब बार बार कहते थे कि इस देश में महात्मा आए और कई महात्मा धूल उड़ाकर चले गए, लेकिन अगर कोई असल मायनों में महात्मा है तो वह राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बाबा साहब से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी लाते रहते हैं। अब वीडियो को जारी रखते हैं। तो जब बाबा साहब ने 1920 में मूक नायक की शुरुआत की थी तो अपना 15 दिनों में छपने वाला पाक्षिक अखबार निकाला था। तब उन्होंने पैसे देकर तिलक के अखबार केसरी में विज्ञापन भेजा था कि आप हमारे अखबार का विज्ञापन छाप दीजिए कि हमारा ये अखबार शुरू हो रहा है। लेकिन तिलक ने उनका वह विज्ञापन नहीं छापा, जबकि बाबा साहेब अंबेडकर पैसे भी चुका रहे थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तिलक बहुजन समाज से आने वाली शक्तिशाली आवाजों के नेताओं कितने बड़े विरोधी थे। तिलक सीधे सीधे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज और बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया, उन्हें बदनाम किया और ब्राह्मणवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लिया। तिलक ने अपने पूरे जीवन वो काम किए हैं जो बहुजन समाज का नुकसान हो और सामाजिक में जरूरी सुधार न हो सके। लेकिन इसके बावजूद भारत के सवर्ण इतिहासकारों ने उन्हें एक महान राष्ट्रवादी नेता के रूप में महिमा मंडित किया। मैं आशा करता हूँ कि जो भी बहुजन इन त्योहारों को मना रहे हैं वे इन त्योहारों पीछे का असली इतिहास को जाने, साथ ही ये भी देखे कि जो त्योहारों को वो बड़े धूमधाम से मना रहे हैं कहीं उन त्योहारों के पीछे उनके अधिकारों को छीनने की कोई साजिश तो नहीं है। और अपने महापुरुषों और महामहिलाओं के संघर्ष को याद रखते हुए उनके बताए रास्तों पर चले और अपने जीवन में बदलाव लाए। तो मुझे लगा कि लोग गणेश महोत्सव तो मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे का क्या इतिहास है इस बात को भी जाने। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि अक्सर लोग बाबा साहेब अंबेडकर और गांधी जी के बीच के संवाद
और टकराव पर चर्चा करते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और बाल गंगाधर तिलक के बीच हुए मतभेदों पर बहुत कम बात करते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण पर क्या फैसला लिया है, तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें।